क्या मिलावट एडल्ट्रेशन हर्ब्स में भी होती है सर? आप काली मिर्च लेने जाएंगे तो उसमें पपीते के बीज मिल जाते हैं। कलौंजी के बीज मार्केट में लेने जाएंगे तो उसके अंदर प्याज के बीज मिला दिए जाते हैं। एक ही जूस के अंदर 50-60 हर्ब्स डाल दीजिए। एक ही कैप्सूल के अंदर हमें ऐसा फॉर्मूला डाल दीजिए जो मार्केट में किसी के पास नहीं हो। सर, हमारा प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट आपका सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इस रेट में अगर आप हमारा प्रोडक्ट सेट कर देंगे तो हम आपसे ले लेंगे। फूड सप्लीमेंट क्या हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकता है? कलौंजी जो है मौत को छोड़कर उसका मतलब हर तरह का इलाज कर सकती है, वो कहाँ तक सच है सर ये बात? कानों में या नाक में डालने वाली कोई ड्रॉप्स हैं वो मुंह में डाल लेते हैं या पानी में डाल के घोल के पी जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। डेमो करने के लिए और अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हैं लोग। क्या मैन्युफैक्चरर को भी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा और उतने ही अच्छे अच्छे गेस्ट हम आप तक लेके आते रहेंगे और उतनी ही वैल्यू और कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए, और वो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 14 साल से हैं, और 14 साल के साथ साथ उन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी 24 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में अगर आप एंड तक जुड़े रहे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लाइसेंस होने चाहिए। एक प्रोडक्ट को देख के आप कैसे जान सकते हैं उसके बारे में, वो वीगन है या नहीं, वो नेचुरल है या नहीं, या उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं या नहीं। और आपको पता चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बारीकियाँ। क्या आप तैयार हैं इन बारीकियों को जानने के लिए? तो आज हम मिलेंगे मिस्टर अंकुर जी से, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में माहिर हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और बहुत सारे नेटवर्किंग के दीवाने इस उम्मीद से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आज उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा प्रोडक्ट के वाइज और मैन्युफैक्चरिंग वाइज। थैंक यू यामिनी मैम। सबसे पहले तो आपको और राहुल सर को बहुत सारा थैंक्स कि एक इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर को आपने बुलाया है। और नो डाउट आज बहुत सारे लोगों के सवाल क्लियर होने हैं। मुझे खुद बहुत एक्साइटमेंट है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल ऐसे होते हैं जो जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो आज हम पूरी उम्मीद करेंगे उनको उनके सवालों का जवाब दे पाएँ। सर बिल्कुल। और मैं सबसे पहले तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग में वो आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप इस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के करियर में आए। मैम, जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे तो 24 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और पिछले 14 ईयर्स से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक्चुअली हम लोग बाय चॉइस नहीं, बाय चांस ही आए थे। और बहुत अच्छा रहा कि हम पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंटीरियर से समझ पाए, ग्रास रूट लेवल से समझ पाए, और उसके बाद जब हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए तो हमको ये पता लगा कि वो क्या क्या चैलेंजेस थे जो एक डाउनलाइन में ग्रुप में एक कंपनी लेवल पे एक न्यू लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर जब एसोसिएट होता है तो उसको प्रोडक्ट संबंधी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। वो लर्निंग जो थी वो हमको अब बहुत काम आती है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को भी प्रोडक्ट देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कंपनी से जब हम लोग एसोसिएट होते हैं तो उनके मेंटल लेवल से वो मैच करने में हमारे को बहुत काम आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि इस जर्नी को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा और एक फील्ड वाला हिस्सा। तो फील्ड वाले हिस्से का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आज ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सर आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग को हम जानते थे इसलिए आसान था, तो जानते कैसे थे आप? क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कभी काम किया आपने? जी मैम, मैं खुद एक फील्ड में डायरेक्ट सेलर बन के हमने काम किया है। बट डेफिनेटली जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर के अंदर लोगों ने कमाया कम और सीखा बहुत ज़्यादा था। तो हमने भी अपना पूरा समय सीखने पे लगाया।
और किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपने बिगनिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना सीख रहे हैं। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई थी और हमने सीखने पे पूरा फोकस करा, तो डेफिनेटली उस एजुकेशन का फ़ायदा अब हमको बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी मैं कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो बोलते हैं वो क्या सारी कंपनीज़ कराती हैं? क्या बड़ी कंपनीज़ भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं? जी बिल्कुल मैम, चाहे हम मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को देख लें या फिर हम इंडिया की कॉर्पोरेट्स को देख लें, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर से बनवाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो मार्केटिंग में ज़्यादा है, तो वो अपने सारे एक्सपीरियंस को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने से बिज़नेस पे इफ़ेक्ट आता ही आता है। बिल्कुल सर। तो सर ये प्रोडक्टिव रहता है अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है? बिल्कुल मैम। और क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं? हम एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल कंपनी है, उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनके जब ओनर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर यू आर 40 ईयर्स ओल्ड कंपनी और फाइनेंस का आपके साथ कभी कोई इशू नहीं रहा, तो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ये आप थर्ड पार्टी से क्यों बनवा रहे हैं? आप खुद भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत ही बढ़िया रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि अंकुर जी, मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, इतनी टीम बैठा के, इतना सेटअप करके, गवर्नमेंट के इतने सारे कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करूँगा, उससे ज़्यादा बेटर है कि इतने बड़े वॉल्यूम पे मैं एक फिक्स्ड एम्प्लॉय आपके यहाँ पे बैठा दूंगा जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल मैनेज कर लेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं 50,000 के एम्प्लॉय के साथ वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे 5 करोड़ लगे या 50 करोड़ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल जी। तो उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हर जगह मैन्युफैक्चरिंग खुद का डालना ही समझदारी नहीं है, आप दूसरे एंगल से भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। जिसका काम है वो सही तरीके से कॉन्सेंट्रेटेडली वही कर सकता है। वही कर सकता है। सर ये क्वालिटी पैरामीटर्स पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है? ये वर्ड हम बहुत बारी सुनते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए अगर डिफ़ाइन कर सकें इसके अंदर डिफरेंस क्या है? बहुत कम लोगों को ये पता है कि आयुष के अलावा भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको FSSAI के नाम से जाना जाता है। जो भी आइटम हम लोग खाते हैं, चाहे वो अनाज है, दाल है, पानी है, XYZ जो भी हम लोग खाने का आइटम लेते हैं, वो सारा मेडिसिन के अलावा वो सारा आइटम जो है वो FSSAI के अंदर आता है। ये आपको बॉक्स पे दिखता है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल में अगर आ रहा है तो ये FSSAI सर्टिफिकेशन के अंदर आएगा, और अगर ये मेडिसिन में आ रहा है तो ये आयुष सर्टिफिकेशन के अंदर। अदर देन सर्टिफिकेशन और भी कोई डिफरेंस है सर? या हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर अगर आप ये देखते हैं कि उस पर लिखा है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, तो आप समझ जाइए ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन का प्रोडक्ट है। यानी अगर उस पर आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन या आयुष का लोगो लगा हुआ है तो ये विदाउट एनी फिजिशियन आप रिकमेंड नहीं कर सकते। और अगर उस पर FSSAI का लोगो लगा हुआ है तो आप इसको एज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिकमेंड करा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है मैम, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो डायग्नोस करके हम किसी की बीमारी को चेक नहीं करते। हम ना तो एक्सरे लेके चेक करते हैं, ना उसका ब्लड रिपोर्ट लेके चेक करते हैं, हम सिम्टम बेसिस इलाज करते हैं। राइट। किसी ने फ़ोन पे बता दिया कि भाई इसके सर दर्द है, अब वो सर दर्द माइग्रेन है या एक नॉर्मल हेडेक है या गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा है, ये हमको पता नहीं चल पाता। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप उसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन का प्रोडक्ट जो विदाउट एनी फिजिशियन के नहीं देना है, अगर आप उसको दे देते हैं तो क्योंकि उसमें मेडिसिनल हर्ब्स डाली गई हैं तो उस वजह से शायद हो सकता है उसको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट शो हो जाए। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप न्यूट्रा में दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के पैरामीटर से एक नॉर्मल रेंज के अंदर उसको बनाने की हम सब मैन्युफैक्चरर्स को बताया गया है, तो वो एक आम आदमी भी, एक कॉमन मैन भी उसको रिकमेंड कर सकता है, जिससे उसको उस सर दर्द में आराम मिल जाएगा। बिल्कुल सर आपने साइड इफ़ेक्ट की बात करी, तो हम जब कभी कोई इंसान गूगल करता है या वैसे भी हमने सुना है कि जो फूड सप्लीमेंट्स, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में फूड सप्लीमेंट्स लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो वो कहाँ तक सच है कि फूड सप्लीमेंट क्या हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का अगर ओवरडोज ले लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक एलोवेरा है,
अब एलोवेरा जूस न्यूट्रास्यूटिकल में भी बन रहा है और मेडिसिन में भी बन रहा है, लेकिन वही एलोवेरा अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल में 30 ml की जगह 100 ml पी लेंगे, 200 ml पी लेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको इंडाइजेशन दे देगा, वॉमिटिंग दे देगा। तो अगर आप पर्टिकुलर बॉक्स पे लिखी गई डोज को ही रिकमेंड कर रहे हैं और उतना ही ले रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि एक जो डोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि उतने ही डोज में लेना चाहिए जितना सजेस्टेड हो, नहीं तो फिर ये दिक्कत भी दे सकता है। सर, अगर आप एलोवेरा की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे ही एक जो है कलौंजी, हमारी एक हर्ब है जिसके बारे में बहुत कुछ हाइप भी क्रिएट होती है और पता नहीं कहाँ तक सच्चाई आपसे जानेंगे हम, कि बोलते हैं कि कलौंजी जो है मौत को छोड़कर उसका मतलब हर तरह का इलाज कर सकती है। वो कहाँ तक सच है सर ये बात? जी मैम, ये एक बहुत प्यारा सवाल है मैम, और बाकायदा हमारे मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि मरने के अलावा शरीर की सारी बीमारियों को कलौंजी ठीक कर सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। अगर थोड़ा सा, अब एक्चुअली क्योंकि उस समय साइंस नहीं था, इस वजह से उसको डिटेलिंग में लोग नहीं जा पाए, लेकिन जैसे जैसे साइंस आया, डेवलप हुआ, जब कलौंजी के फ़ायदे देखे गए तो उसमें देखा गया कि उसका एक मेन कंपोनेंट होता है थाइमोक्यूनाइन। थाइमोक्यूनाइन जो होता है वो एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा। तो उस समय, और अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो कलौंजी को शॉर्ट में ये लिखा हुआ है कि केवल 7 दाने खाने से आपको शरीर में ये इतनी बीमारियों से लड़ने की ताकत दे देगा जो मरने के अलावा आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देगा, केवल 7 दाने। सर, ये जो दाने वाली आपने बात बोली है, एक चीज़ मैं पूछूंगी, संदीप सर से भी मैंने पूछा था, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और बीइंग अ मैन्युफैक्चरर भी आप ये मेरे एक डाउट जो है लोगों का रहता है, क्लियर कर सकते हैं कि जो कलौंजी आपने बोला जैसे 7 दाने ले सकते हैं, लोग बोलते हैं कि हम वो दाने ही ले लें, कैप्सूल क्यों लें? तो ये जो एक वो है उनके दिमाग में, सबके हमारे भी दिमाग में रहता है कि हम डायरेक्ट हर्ब ही ले लेते हैं, उसके कैप्सूल लेने की या सिरप लेने की क्या ज़रूरत है? तो उस चीज़ को आप सर क्लियर करें। मैम, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, उस समय जब मोहम्मद साहब ने ये बात बोली तब पॉपुलेशन बहुत कम थी और क्रॉप भी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में उगा करती थी, इसलिए उसको फिक्स कर दिया कि भाई अगर 7 दाने भी लेंगे तो कोई किसी दिक्कत नहीं होगी, लोगों को हेल्थ बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई उतना ही ज़्यादा डिमांड भी बढ़ती गई, तो ये डिमांड और सप्लाई की पूर्ति नहीं होने के कारण ही एक मार्केट में जो लोग गलत काम करते हैं वो फूड एडल्ट्रेशन करते हैं। जैसे हर्ब्स में भी सर फूड मतलब हमने और चीज़ों में तो सुना था, क्या मिलावट एडल्ट्रेशन इसमें हर्ब्स में भी होती है सर? जैसे आप काली मिर्च लेने जाएंगे तो उसमें पपीते के बीज मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये तो मुझे भी नहीं पता था। उसी से अगर आप कलौंजी के बीज मार्केट में लेने जाएंगे तो उसके अंदर प्याज के बीज मिला दिए जाते हैं और उस जैसे ही होते हैं प्याज के बीज। बिल्कुल। अगर आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली उसको जाके देखेंगे या एक्सपीरियंस होगा कि भाई कितना डिफरेंस है तो ही आप पकड़ पाएंगे। एक आम आदमी उसको जल्दी नहीं पकड़ सकता। कुछ टेस्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि वो रियल कलौंजी है या नहीं है? टेस्ट तो मैम इसका फिर वो आपको लेबोरेटरी में भेजने पड़ेंगे, बाकी नेकेड आइज से आपको पता नहीं कर सकते आप कि प्याज के बीज कौन से हैं और कलौंजी के बीज। आम आदमी बेवकूफ़ बन सकता है बड़े आराम से। इसी वजह से मैम जब ये धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ तो आज की तारीख में आप डायरेक्ट हर्ब्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इतना फूड एडल्ट्रेशन है, पता ही नहीं चलता है क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। तो हर जगह देखिए गवर्नमेंट भी इतनी अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग तो कर रही है, लेकिन हर जगह इतने गवर्नमेंट की मैन पावर लगाना भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और आयुर्वेद पे इतनी गाइडलाइंस भी नहीं है, और थोड़ा सा पेपर्स के अंदर तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है, सबको पैसा कमाना है, तो लोग, और डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है कि प्रोडक्शन इतने नहीं हो रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि उतना खपत ही नहीं, मतलब खपत इतनी ज़्यादा है कि आगे से माल ही नहीं मिल पा रहा, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। इस वजह से हमने फिर इसको रिकमेंड करा कि आप इसको कैप्सूल के अंदर लीजिए, वो भी ऑयल के अंदर लीजिए, और उससे आपके हेल्थ के अंदर उतने ही बेनिफिट मिलेंगे जितने बेनिफिट आपको किसी रॉ हर्ब से लेने पे मिलते हैं। बिल्कुल सर, आपने ऑयल की बात करी है, तो ऑयल में हमारा तुलसी जो ड्रॉप्स आती हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इम्प्योरिटी चेक करनी है तो आप पानी में डालिए, अगर वो ऑयल की तरह तैरती है ड्रॉप, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गुड, और वो तुलसी नहीं है, और अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज़ सेफ़। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर पानी के ऊपर ऑयल तैर रहा है तो ऑयल तो ऑयल ही है, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा। लेकिन जब हम रॉ मटेरियल, जब हम प्रोडक्शन के एंगल से बात करते हैं तो 2 तरह के रॉ मटेरियल आते हैं।
एक तो आता है प्योर ऑयल बेस्ड, एक आता है वाटर सॉल्यूबल बेस्ड। हमारी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से वाटर सॉल्यूबल बेस्ड जो रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पेट में जाके उसको डाइजेस्ट होना है। अगर आप ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे जो पानी में ही नहीं मिक्स हो रहा, तो वो हमारे पेट में जाके भी डाइजेस्ट होने में कुछ ज़्यादा समय लगाएगा। तो वो ऑयल बेस्ड जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, हम ये समझते हैं। ऑयल बेस्ड कैप्सूल्स होते हैं मैडम, वो सारे ही कोल्ड प्रेस्ड होते हैं और जो तुरंत इंस्टेंट पेट में जाके डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन जैसे तुलसी ऑयल का आपने स्पेशली बोला, तो जो कैप्सूल सॉफ्ट जेल के अंदर पैक हो रहा है, ऑयल का कैप्सूल में अगर वो पैक हो रहा है, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन जैसा तुलसी ऑयल जो कि आज के मार्केट में बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है और घर घर की डिमांड भी है, बस इसमें हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वाटर सॉल्यूबल अगर वो है तो वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। सर, आपने कैप्सूल की बात करी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे पता करें कौन से कैप्सूल या सिरप वीगन हैं या वेजिटेरियन है, और कौन से जिसमें कुछ और चीज़ है, वेजिटेरियन नॉन वेज हम बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कॉम्प्लाइंस पे आऊँगा। गवर्नमेंट का जो पहला कॉम्प्लाइंस है कि जितने भी मेडिसिन अगर किसी लाइसेंस में आ गया है, जैसे ड्रग लाइसेंस एक मेडिसिनल बनती है, और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसमें भी मेडिसिन बनती है। तो जहाँ पे भी मेडिसिन टर्म आ गया, वह गवर्नमेंट ने कॉम्प्लाइंस हटा रखा है कि आपको नॉन वेज और वेज का क्लैरिफिकेशन देना रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। और जहाँ पे फूड सप्लीमेंट आ गया, वहाँ पे आपको कंपलसरी ये बताना ज़रूरी है कि ये नॉन वेज है कि ये वेज है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से मार्क्स भी बना रखे हैं कि अगर ग्रीन है तो आपको ग्रीन उसके अंदर सर्किल के अंदर ग्रीन डॉट लगाना ज़रूरी है, और अगर वो नॉन वेज है तो रेड ट्राइंगल लगाना कंपलसरी है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो यही होती है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनवाने जाती है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरर हमको किस कॉम्प्लाइंस के अंदर प्रोडक्ट बना के देगा। इस वजह से कई बार मार्केट में ऐसा लोगों को एक चैलेंज फेस होता है कि कॉस्टिंग इशू आ जाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट उनको थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो वहाँ कॉस्ट उनको कम मिलती है। तो मैं यहाँ अपने जितने भी डायरेक्ट सेलर के जो डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कॉम्प्लाइंसेस को पहले थोड़ा समझें, उससे आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लाइंस के कारण भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से प्ले करती है। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के कॉम्प्लाइंसेस हैं, तो उनके अंदर ये कॉम्प्लाइंसेस भी मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो पैकिंग मटेरियल है वो किसी भी प्रकार से क्या अंदर का जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड उसके अंदर भरा गया है, आइदर वो कैप्सूल हो या लिक्विड हो, कहीं उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो इस पैकेजिंग मटेरियल में ये भी ध्यान रखा जाता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बैन कर दिया, राइट, और बैन करके एक नया रूल लगाया कि 50 माइक्रोन से ऊपर सिंगल यूज़ प्लास्टिक होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेजर फाइन उनके ऊपर लगता है। अब कई सारी कंपनी जो हैं वो बोतल के ऊपर एक प्लास्टिक की स्लीव चढ़ाती हैं। अच्छा। और उसको बहुत ही कम लोग, क्योंकि मेरे पास कोई फिगर नहीं है, बट ये मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम लोग इस कॉम्प्लाइंस को फॉलो करते हैं कि वो 50 माइक्रोन से ऊपर की थैली उसके ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि हर एक चीज़ की कॉस्ट पे होती है। तो अगर वो 50 माइक्रोन से ऊपर जाएंगे तो अगेन उसके अंदर फिर एक कॉस्ट एड ऑन होगी, और कई बार प्रोडक्ट के अंदर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसा खेल प्ले कर जाते हैं कि वहाँ ऑर्डर हाथ से छूट जाते हैं। तो पैकिंग मटेरियल को हमेशा इस प्रकार से यूज़ करना चाहिए कि वो पहले कॉम्प्लाइंसेस को पूरा कर पा रहे हों, और सेकंड जो है फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको किसी भी प्रकार से कोई हैम्पर ना करें, और तीसरा हमारे एनवायरनमेंट को भी वो किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। कॉम्प्लाइंसेस क्या क्या होने चाहिए एक प्रोडक्ट के माध्यम से अगर हम बात करें तो? चाहे आपकी कंपनी 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो या 2 साल पुरानी ही क्यों ना हो, पहले गवर्नमेंट के कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। तो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी मैन्युफैक्चर जिस लाइसेंस में आप प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपके प्रोडक्ट जो है वो आयुष के अंदर बन रहे हैं और या फिर आपके जो प्रोडक्ट है FSSAI में बन रहे हैं। तो जिस भी लाइसेंस में आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके कॉम्प्लाइंस पहले पूरे कराइए, उसके बाद में फिर आप अपना आगे का काम स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सर्टिफिकेशंस को लेके, आगे जाके फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो सर बात करते हैं हम, जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स कितना इम्पोर्टेंट है, कि कितना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी मैटर करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी में?
देखिए क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि बहुत ही कम लोग फॉर्मुलेशंस को जानते हैं। वहाँ पे मोटिवेशन ज़्यादा रोल प्ले करता है, इस वजह से एजुकेशन लेवल बहुत कम होता है। हमारा मानना यह है कि इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास कई सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर एक ही जूस के अंदर 50-60 हर्ब्स डाल दीजिए, एक ही कैप्सूल के अंदर हमें ऐसा फॉर्मूला डाल दीजिए जो मार्केट में किसी के पास नहीं हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि हम इस कमरे के अंदर हैं, इस कमरे में अगर 50 लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी कमरे में 100 लोगों को घुसाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। सही बात, क्योंकि इतना कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 50 बैठने वाले रूम के अंदर अगर हम 15 ही लोगों को बैठाएंगे तो हर इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। उसी प्रकार किसी भी कैप्सूल में या किसी भी लिक्विड आइटम में, जूस में, अगर हर्ब्स लिमिटेड होंगी लेकिन उनका परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो उनके रिजल्ट उससे कई गुना ज़्यादा आएंगे कि आपने एक ही बोतल के अंदर में 100 हर्ब्स डाल दी। बिल्कुल सलीसा, ये जो आपने बात बोली यूनिक फॉर्मुलेशन वाली बात बहुत सुनने में आती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, इसमें एक ऐसी हर्ब है जो और प्रोडक्ट्स में नहीं है। लेट्स से एलोवेरा है, कोई उसमें लीची फ्लेवर दे देता है कि कुछ और डाल देता है। तो ये तो आपने बहुत सही बात बोली सर। एक कॉस्टिंग को लेके भी आती है कि कुछ लोग कॉस्टिंग को लेके भी बोलते हैं कि आप सस्ता कर दीजिए, फलाना मैन्युफैक्चरर सस्ता दे रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। तो ये भी सुनने में आता है सर। आपकी फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, तो ये क्यों है सर? एक्चुअली देखिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को 24 साल से जानता हूँ और मैंने खुद ने ग्रास रूट में रह के काम किया हुआ है। तो जिस दिन हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी मैम, उस दिन हमने एक चीज़ बिल्कुल परमानेंट डिसाइड कर ली थी कि हम काम करेंगे लेकिन हम गलत काम कभी नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लेंगे जिस प्रोडक्ट को हम हमारे घर के अंदर इस्तेमाल ना करा पाते हो। और इस कारण से डेफिनेटली हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं, कई सारे ऑर्डर्स हम लोगों ने छोड़े हैं, कई बड़े बड़े ऑर्डर्स हम लोगों ने छोड़े हैं, लेकिन हमने हमारे एथिक्स को नहीं छोड़ा। जो सवाल आता है कि रेट का, तो देखिए आज गूगल के माध्यम से ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा पाए, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है आज। बिल्कुल 10 मैन्युफैक्चर हैं, 10 रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, 10 कंपनियां हैं परचेज़ करने वाली। तो आज की तारीख में मार्जिन्स लिमिटेड हो गए हैं। हमारा पहला फोकस जो रहता है वो ये कि किसी भी कंडीशन के अंदर हम रॉ मटेरियल के अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए ये मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रेड एंड बटर है, उसी तरह उस कंपनी चलाने वाले के लिए भी उसकी कंपनी ब्रेड एंड बटर है। बिल्कुल। तो एक हमारी गलत छोटे से स्टेप के कारण उसका भी ब्रेड एंड बटर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारे भी पूरे ब्रेड एंड बटर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि रॉ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ हम किसी भी कीमत में नहीं करते हैं। अब जो सवाल आता है कि भाई मार्केट में XYZ प्रोडक्ट जो है वो आप ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरे लोग कम दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये समझना चाहिए कि ये केवल रॉ मटेरियल का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा रहा है इतने कंपटीशन मार्केट के अंदर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि हम तुलसी का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर हम तुलसी की बात करें तो आज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास में कोई मार्जिन्स नहीं है, एक लो मार्जिनेबल प्रोडक्ट है। बट क्योंकि कई बार वॉल्यूम में मिल जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चर को उसमें सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ा इशू जो आता है तुलसी के अंदर वो यही आता है कि देखिए, जब हम किसी को कॉस्टिंग देते हैं और वो हमारी कॉस्टिंग को या हमारे सैंपल को दूसरे किसी मैन्युफैक्चर की कॉस्टिंग से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको कुछ डिफरेंसेस शो होते हैं तो उसके अंदर वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर बहुत बड़ा मार्जिन कमा रहा है, क्योंकि मार्जिन्स ख़त्म हो चुके हैं। अब रही बात कि अगर किसी एक्स मैन्युफैक्चर के और हमारे रेटों में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो रॉ मटेरियल का ही डिफरेंस आ रहा है। ओके। उस वजह से वो डिफरेंसेस शो होते हैं। अब क्योंकि देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चर होगा वो अपना वो 7%, 8% या 10% जो मार्जिन है वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वही छोड़ देगा तो वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, उसका भी बिजनेस ही है। अब क्योंकि किसी भी कंडीशन में एनी हाउ उसको ऑर्डर लेना होता है, तो वो पैकिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल में ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो अपने मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उसमें जो हर्ब्स या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो उसकी टेस्टिंग आप कैसे करते हैं? ऑथेंटिसिटी कैसे जानते हैं कि वो प्योर है या नहीं है?
बहुत ही अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर। अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहले हम जितना भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हैं और उन रेपुटेशन कंपनियों से खरीदते हैं जो हमको हर प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी रॉ मटेरियल की कैसी आ रही है। उसके बाद ख़रीदने के बाद में हम खुद हमारी थर्ड पार्टी NABL सर्टिफाइड लैब से उसको चेक कराते हैं कि जो उन्होंने पेपर भेजा है और जो एक्चुअल में प्रोडक्ट की रिपोर्ट है वो मैच होती है कि नहीं होती है। जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं उसके बाद हम फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पर्सपेक्टिव से कि रॉ मटेरियल जो है वो भी ऑथेंटिक हो हमारा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। और इसके बाद मैम जैसा कि जितने भी न्यू डायरेक्ट सेलर्स होते हैं उनको क्योंकि पता नहीं होता, ये इवन कंपनी के डायरेक्टर्स को भी कई बार पता नहीं होता है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो जितने भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो बैच वाइज हम उस कंपनी को उनके बनाए हुए प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि FSSAI की गाइडलाइन के अंदर कंपलसरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट का एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है वो करा के रखना मेजर कंप्लाइंस है और बहुत ज़रूरी है। सर कुछ हम चीज़ें सुनते हैं कि लोग जो होते हैं ओरल ड्रॉप्स अगर हैं, कानों में या नाक में डालने वाली कोई ड्रॉप्स हैं वो मुंह में डाल लेते हैं या पानी में डाल के घोल के पी जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। डेमो करने के लिए और अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हैं लोग, तो वो कहाँ तक सही है? आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? कि मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी अपने सारे नेटवर्किंग के दीवानों को कि किसी के भी हेल्थ के साथ ना खेलें, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है सबकी। हमारे हर डायरेक्ट सेलर को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बॉक्स के ऊपर लिखे हुए जो भी कंटेंट है, जो भी इंडिकेशंस हैं, जो भी डोजेज़ हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग में मोटिवेशन में इतना ज़्यादा पावर होता है कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कई बार तुलसी ड्रॉप जैसे ड्रॉप को भी लोग आई ड्रॉप समझ के आँखों में डाल लेते हैं, कानों में डाल लेते हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में रिकमेंडेड नहीं है। कई बार कैंसर ट्रीटमेंट में भी दावा कर देते हैं कि ये आप लीजिए ये सिरप और बहुत इफ़ेक्टिव है। मैम देखिए, जितने भी प्रोडक्ट हैं इन सब प्रोडक्ट के लिए मैं यही कहूँगा कि ये प्रोडक्ट हैं, ये चमत्कार नहीं है। बिल्कुल, ये स्लो एंड स्टेडी बॉडी के अंदर जाके धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिवाइव करते हैं। तो किसी भी तरीके से इन प्रोडक्ट्स को मैजिकल प्रोडक्ट समझ के या बता के आप इसको सेल ना करें। एक चीज़ सर मैंने मनीष जी से भी पूछी थी जब पॉडकास्ट था कि कैप्सूल और सिरप और पाउडर क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या काढ़ा अगर हम बात करें तो क्या फॉर्म, जो कौन सी फॉर्म ऐसी जो है जो एक इफ़ेक्टिव हम मान सकते हैं आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से? देखिए मैम, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप ये सब अपनी जगह इफ़ेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। ये टोटल साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जनरली मार्केट में इस तरह के लोग हैं, जब तक वो कैप्सूल नहीं खाएंगे तो उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैंने कोई दवा खाई है। कई लोग होते हैं जिनको कैप्सूल खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो कहते हैं मैं लिक्विड जूस पी लेंगे लेकिन मैं दवा खा के अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। तो कई बार कंपनीज़ के लिए भी ये चैलेंज आता है कि वो काम तो करना चाहते हैं कैप्सूल के अंदर, लेकिन फील्ड के अंदर क्योंकि कैप्सूल को लोग दवा ही ज़्यादा समझते हैं तो जूसेस उनको अपनी कंपनी में ऐड ऑन करने पड़ते हैं। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सब लोगों के ज़्यादा बराबर ही आते हैं। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर सर, मैं ये जानना चाहूँगी आजकल किस हर्ब्स का ट्रेंड है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक हर्ब्स का भी दौर आता है। पहले बेरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई, सब ने बेरीज़ जूस और सब डालना शुरू कर दिया, सी बकथॉर्न और बहुत फेमस हुई। तो एक टाइम था कि मोरिंगा बहुत फैशन में था। आई कैन से फैशन, एक हर्ब्स का भी फैशन आता है। तो आजकल कौन सी हर्ब्स फैशन में है, कौन सी हर्ब्स ज़्यादा डिमांडिंग है? देखिए मैम, ये वही वाली बात है कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दे दी जाए तो वो नया ही प्रोडक्ट बन जाता है। जनरली देखिए ऐसी कोई नई हर्ब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आती नहीं है। जो एक ट्रेडिशनली ओल्ड आयुर्वेद बुक्स के अंदर है वो तो है ही, और मॉडर्न साइंस के अंदर जब FSSAI आया तो उसने कई सारी नई हर्ब्स को इंट्रोड्यूस किया। तो मार्केट के अंदर बस केवल उनके बेनिफिट्स को इधर उधर करके ही बेचा जा रहा है, बाकी हर्ब्स ऑलमोस्ट 99% सारी कॉमन ही है। और अगर हम बात करें एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव हर्ब की बात करें तो आपके मायने क्या है उसमें? मोस्ट एक्सपेंसिव आज की तारीख में कॉर्डिसिप्स है,
ओके, और वो क्या होती है सर, थोड़ा सा हमें बताइए। कॉर्डिसेप्स एक इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो कीड़ा जड़ी के नाम से होती है। ओके। और ये बेसिकली हिमालयन में, बिल्कुल डीप हिमालयन पहाड़ियों के अंदर इसको ये नेचुरली उगती है। ओके, एक एक्सेप्शनल हर्ब हम बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल हर्ब है जिसका इजीली प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है। तो अच्छा। इस वजह से अगेन मैंने जैसा कि पहले बताया कि एडल्ट्रेशन होता है, तो इसको भी किसी न किसी दूसरे पाउडर के साथ, किसी चीज़ के साथ मिक्स करके मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। इसी जगह में मैं यहाँ कहूँगा कि वाई, मतलब ये एक सवाल आता है कि क्यों कई बार प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, जब आपको कॉर्डिसेप्स डालना है, तो हमारा मानना यह है कि जेन्युइन तरीके से उसको डालिए, ना कि उसको गलत तरीके से डालें। तो जेन्युइन तरीके से डालेंगे, डेफिनेटली थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्टली आएगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे और कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर लेस एक्सपेंसिव बात करें तो मैं गिलोय को रिकमेंड करूँगा। गिलोय एक ऐसी हर्ब है जिसके अंदर मतलब इतनी सारी खूबियाँ हैं कि एक पॉडकास्ट उसके ऊपर किया जा सकता है। और इतना सस्ता प्रोडक्ट भी है, लेकिन वो ये है कि जब कोई चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, उसके ऊपर कम ध्यान जाता है। कम ध्यान जाता है। सर हम इसी लीग में आएंगे, जैसे आपको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो क्या मैं एक मैन्युफैक्चरर, आप जैसा मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग में भी जाता है, कंपनीज़ को ट्रेनिंग देता है, और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है एक कंपनी के लिए? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अलग ही थीम है। वो थीम ये है कि मैन्युफैक्चर को बिल्कुल बैक एंड पे रखा जाता है। एक समय ऐसा था कि जिस समय मैन्युफैक्चर को पता ही नहीं होने दिया जाता था। मतलब हमारे पास लोग आते थे कि सर प्रोडक्ट तो आपसे ही बनवा लेंगे, लेकिन डब्बे पे आपका नाम नहीं आ सकता, मतलब हटा देना है, आपका नाम लिखना ही नहीं है। अच्छा, तो हमने लोगों को पता ना चले कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। लोगों को पता ही ना चले कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो हमने कहा सर ये तो लीगल कॉम्प्लाइंस है और मेजर कॉम्प्लाइंस है। बिल्कुल, क्योंकि कल अगर कोई कॉम्प्लाइंस आएगा तो पहले मार्केटर और मैन्युफैक्चर दोनों को ही उसके अंदर बुलाया जाएगा। तो लोग कहते हैं सर नाम छोटा कर देते हैं, इसमें से आपका है ना एड्रेस हटा देते हैं। तो इस तरह के सवाल आते थे, तो हम बड़ा आश्चर्य करते थे कि ये डरते क्यों हैं। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इनको डर ये था कि भाई हमारी टीम में से कुछ लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर लेंगे और वहाँ से वो प्रोडक्ट हमसे बनवा लेंगे या रेट मार्केट के अंदर आउट कर देंगे। तो धीरे धीरे जब हमने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी तो उस समय सबसे मेजर इशू ये था कि हम ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जहाँ हमसे पहले और 100 लोग खड़े हैं। बिल्कुल, तो हम 101वें कहलाएंगे, लेकिन हम उस 101 में कैसे अपने आप को आगे लेके जाएंगे। तो हमने दो चीज़ को ध्यान दिया। पहला, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए। हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं फॉर्मुलेशन तैयार किया जो कॉमन चल रहे थे। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम अपनी पैकेजिंग को बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेकर आए। इसके लिए बाकायदा हमने अपनी पूरी इनोवेटिव टीम बैठाई, जो पूरे ब्रांड्स, कैसे ब्रांड को पूरी ब्रांडिंग की जाती है, कैसे इसको एक अच्छा कॉर्पोरेट लुक दिया जाए, कैसे इसकी पैकेजिंग को सुंदर बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग में हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी जो MRP होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट से हाई डाली जाती है। इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस होता है हर कंपनी के अपने प्लान के हिसाब से। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं वो 99% प्लान फाइनल करने के बाद में प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। हम उनको ये कहना चाहेंगे कि पहले प्रोडक्ट फाइनल करें, उसके बाद में फिर अपने प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल करें। क्योंकि ऐसा सवाल आता है हमारे पास में कि सर हमारा प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट आपका सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इस रेट में अगर आप हमारा प्रोडक्ट सेट कर देंगे तो हम आपसे ले लेंगे। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं लोग। अब वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही कहते हैं कि सर प्लान के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट सेट नहीं हो रहा है, तो अगर आप रेट सेट कर देंगे, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि ये कंपनी ज़्यादा मार्जिन हमसे कमा रही है, जबकि ओपन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर हम एक बार कमा लेंगे, 2 बार कमा लेंगे, लेकिन तीसरी बार तो मार्केट में सबको पता चल जाएगा। तो उस जगह कंपनी को चैलेंज आ जाता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम फिर प्रोडक्ट को स्विच ओवर कर देते हैं। हम फिर भी इन जनरल बात करें तो पहले प्रोडक्ट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कंपनीज़ के लिए, क्योंकि हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों की हेल्थ ना कॉम्प्रोमाइज़ हो। मैं ये मानती हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप आपका प्लान भी और सब कुछ प्रमोट होगा। सर आज मैं काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ को जानता हूँ जिनकी
केवल रीपरचेज से वो बिज़नेस आज स्टैंड कर रही हैं। न्यू रिक्रूटमेंट्स उनके बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है उनकी कि केवल रीपरचेज होके ही वो कंपनी के लीडर्स के भी आज उतने ही पे आउट आ रहे हैं जितने रिक्रूटमेंट में आते थे। सर, जहाँ ये टर्म्स की बात आती है जैसे न्यूट्रास्यूटिकल या आयुर्वेदिक, वहीं पर एक नेचुरल और हर्बल टर्म्स जो हैं वो हम क्लियर करना चाहेंगे अपने नेटवर्किंग के दीवानों को कि क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, नेचुरल प्रोडक्ट में और हर्बल प्रोडक्ट में। देखिए, हर्बल का मीन्स हुआ जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ, किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला हुआ। ओके। वो चीज़ हर्बल कहलाएगी, बिल्कुल प्योर है। लेकिन नेचुरल वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी ऐड ऑन किया हुआ है। इसीलिए मैक्सिमम आप मार्केट में देखेंगे तो नेचुरल वर्ड के ही आपको जूसेस मिलेंगे, कैप्सूल मिलेंगे, जहाँ हम बात करते हैं 100% नेचुरल जी। और जहाँ पे 100% नेचुरल आता है वहाँ पे आप अपने आप समझिए कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डेफिनेटली डाला हुआ है, और अगर नहीं डाला है तो फिर वो बॉक्स पे क्लेम देंगे प्रिजर्वेटिव फ्री। तो उस कंडीशन के अंदर फिर उनको 100% नेचुरल वो क्लेम कर सकते हैं। जहाँ सर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो हम जो शैम्पूज़ और जो आयुर्वेदिक स्किन केयर है, अपना कॉस्मेटिक्स है, उसके अंदर भी हम ये बात करते हैं कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। क्या आप मतलब हमें समझा सकते हैं कि एक तरफ केमिकल शैम्पू और कॉस्मेटिक हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं या आयुर्वेदिक, और कितने इफ़ेक्टिव हैं? देखिए मैम, जैसे जितने भी हमारी, अगर मैं क्रीम्स की बात करूँ तो आजकल SPF चलता है, सन प्रोटेक्शन फिल्म 30, 50। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 30, 50 क्या है। तो 30 का मतलब होता है कि ये आपको सन की UV रेज से 30 मिनट तक प्रोटेक्शन रखेगी। SPF 15 का मतलब हो गया 15 मिनट। SPF 40 का हो गया 40 मिनट। अब 40 मिनट बाद वापस से आपको सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसका सामना करना पड़ेगा। हम लोग ये बोलते हैं कि आप उसको लगाइए फॉर ए टाइम बीइंग के लिए, कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है तो ठीक है, उसको आपने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को इंटरनली ठीक नहीं करेंगे, जब तक उसके अंदर आपको रेगुलर चैलेंजेस आते रहेंगे। तो अगर आपको हेयर के लिए कोई समाधान ढूंढना है तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी हर्ब्स हैं जिनको अगर आप डेली कंजम्पशन करेंगे तो आपको इंटरनली वो आपको पहले ज़्यादा रिलीफ देगी। फिर अगर धीरे धीरे आप कॉस्मेटिक लगाना बंद भी कर देंगे तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सर हेयर की ही बात करें पर्टिकुलरली, तो कौन सी ऐसी हर्ब है जो बहुत इफ़ेक्टिव है आयुर्वेद में? जैसे कुछ कैप्सूल्स और लिक्विड्स भी आते हैं, तो क्या हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, पर पर्टिकुलर हर्ब की हम अगर बात करें तो कौन सी हर्ब्स हैं इफेक्टिव? देखिए, वापस से वो दादी माँ के नुस्खे में जाना पड़ेगा हमको। और शिकाकाई एक ऐसी हर्ब है जिसको अगर हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन में भी यूज़ करेंगे, और अगर उसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल में कैप्सूल या किसी लिक्विड जूसेस के माध्यम से भी अगर हम बॉडी में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। कलौंजी, जिसका हम लोगों ने जिक्र करा था, आज की तारीख में कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने कॉस्मेटिक ब्रांड्स के अंदर भी कलौंजी को ऐड ऑन कर रही हैं, क्योंकि कलौंजी जो है वो हेयर फॉल में, बालों को काला करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और आंवला भी हम सुनते हैं कि आंवला भी इसमें, देखिए वो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई हो गया। ये तीनों हर्ब्स ऐसी हैं जिसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आंवले को क्यों किया जाता था? क्योंकि विटामिन सी के कारण क्या होता है, वो डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है। ओके। तो अब अगर आप उसको इंटरनल एप्लीकेशन के माध्यम से लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, और इंटरनल एप्लीकेशन से वो डैंड्रफ को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो अगर आप इंटरनल एप्लीकेशन लेते हैं तो डबल फ़ायदे हो रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से लेंगे तो खाली आपको डैंड्रफ ही ठीक करेगा। और स्किन की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी हर्ब्स है? क्योंकि कोलेजन का आजकल बड़ा क्रीम्स में भी आ रहा है कि आपको कोलेजन बूस्ट होता है, यूथफुल स्किन चाहिए तो अगेन देखिए, मैं इसमें विटामिन सी को रिकमेंड करूँगा। और अगर आप सी बकतौन लेते हैं तो सी बकतौन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, प्लस आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो करने में फ़ायदेमंद होता है। ओके। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को कि उनको एक मैन्युफैक्चरर को चूज़ करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम बहुत बेसिक है। जैसे हम लोग अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए जब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जिन बातों का हम बच्चों के कैरियर को देख के ध्यान रखते हैं कि एक स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहाँ की फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जो वहाँ के टीचर्स हैं या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। वही सारी चीज़ें आपको एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे देखनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे खाली आप अपने ही बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कई सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर के बच्चों का फ्यूचर अपने हाथ में लेती हैं, जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे जाएं तो उन सारी चीज़ों को चेक करें कि इस मैन्युफैक्चर का बैकग्राउंड क्या है, किसी भी मैन्युफैक्चर के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या, और उनको चेक करें किस बात से, कि उनको लालच दें कि हम आपसे इतना माल ले लेंगे, क्या हमको आप इस रेट में प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। अगर वो राज़ी हो जाता है तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि वो आपके साथ में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई चीटिंग करेगा। और इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होंगे डेफिनेटली, मार्जिन्स के साथ तो कोई नहीं करेगा, वहाँ पे वो पैकिंग मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल के साथ में छेड़छाड़ होगी। अच्छा सर, पैकिंग मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोडक्ट है उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कुछ भी है, अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो वो मार्केट में टिकता नहीं है। आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी जो कंपनीज़ हैं, क्या वो भी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देती हैं? मैम, जब हम लोग किसी भी बर्थडे पार्टी या किसी की शादी में जाते हैं और उनको जब गिफ्ट देते हैं तो एक अच्छे से पैकिंग करके देते हैं या ऐसे ही मार्केट से ख़रीद के दे देते हैं? तो एक अच्छा सा रैपर उस पर लगाते हैं, बहुत अच्छा सा अपना नाम लिखते हैं उसके अंदर, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छा इम्प्रेसिव हो। तो इसी प्रकार कंपनीज़ के लिए अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जांपल ये है कि मान के चलिए कि एग्जांपल कोई कंपनी है जो जयपुर में है। अब हर व्यक्ति जयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस तो विजिट करने नहीं आ सकता। अगर किसी ने ज्वाइनिंग करी साउथ के अंदर, केरला के अंदर मान के चलिए, तो उस व्यक्ति को कहाँ से पता लगेगा कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसी हो सकती है, कंपनी से मैं एसोसिएट हूँ कि नहीं हूँ। वो उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के ही अंदाज़ा लगा लेगा कि कंपनी के जो ओनर हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनका विजन क्या है और उनका मिशन क्या है। तो पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम परचेज़ के लिए। रिपीट ऑर्डर तो क्वालिटी पर ही आने हैं, लेकिन रिपीट ऑर्डर क्वालिटी पे तब आएंगे जब फर्स्ट सेल होगी। तो फर्स्ट सेल पैकेजिंग से ही होगी। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में ही क्यों है? ऐसा क्या है जो जयपुर में ही, या तो हम सुनते हैं जयपुर में है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या पंजाब में, दो ही गढ़ माने जाते हैं नॉर्थ में, तो क्या ऐसा ठोस रीज़न है सर? मैडम, मैं इसी सवाल को पुराने वाले आंसर से कंटिन्यू करूँगा कि जब कोई कंपनी के ओनर जाएं तो पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करें। आपने जो सवाल पूछा कि सब जयपुर में ही क्यों है, उसमें से 99% जयपुर में ट्रेडर बैठे हैं। ओके। ट्रेडर इसलिए बैठे हैं, और हमें मालूम है था मैडम कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में होती है, इसलिए हम सिंगल ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जिसने आज तक किसी भी ट्रेडर को 1 रुपये का भी सामान नहीं बेचा है। यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बगैर लेबल, बगैर बॉक्स में पैक हुए कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता है। और जो ट्रेडर हैं वो अदर मैन्युफैक्चर से वाइट लेबल में, यानी खाली बोतल में लिया या लिक्विड को परचेज़ करके अपने किसी छोटे से सेटअप में रिफ़िल करके और अपना मैन्युफैक्चरिंग का टैग लगा के वो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को प्रोडक्ट दे देते हैं। ये तो बहुत गलत चीज़ है एक तरह से। 100% इलीगल है, नॉन कॉम्प्लाइंस है। इसीलिए कंपनी के ओनर्स को पहले जाके अपने सारे वो प्रोटोकॉल चेक करने चाहिए कि, क्योंकि देखिए उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस मैन्युफैक्चर जो ट्रेडर था उसने अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने वो 10% को कमाने के लिए, 20% को कमाने के लिए आपकी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया। कल आपका बिजनेस अगर उस प्रोडक्ट के कारण फेल हो गया तो आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट करा, आपने जो लोगों के सामने अपनी इमेज लगाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फेस वैल्यू जो थी वो मार्केट में ज़ीरो हो गई। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दें? देखिए मैम, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। उस बेचारे को तो, जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कि मेरी मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है। रिश्ते उसको धीरे धीरे समझ में आते हैं जब वो बड़ा होता है। सेम यही चीज़ एक डायरेक्ट सेलर के साथ होती है कि जब वो फॉर्म भरता है या जब वो इंडस्ट्री में एंट्री करता है किसी कंपनी में, तो उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता होता। उसको तो आप गिलोय जूस भी संजीवनी बूटी बना के दे देंगे तो वो पी लेगा, उसको तो नीम के कैप्सूल भी इतने मीठे बना के दे देंगे वो पी लेगा। यहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो कंपनी के मैनेजमेंट की आती है, कंपनी के ओनर्स की आती है कि उनको एक माता पिता जैसी, एक दादा दादी जैसी सीनियर लेवल की मैच्योरिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो उस न्यू बॉर्न बेबी को सही संस्कार दे सके, सही तरीके से उसको एजुकेट कर सके
और अपने बिज़नेस के अंदर उसको एक परिपक्वता दे सके कि उस वजह से वो अपने बिज़नेस को स्टेबल रख पाए। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक अच्छे कंपनी उसको मिल जाए और धीरे धीरे समय समय रहते रहते उसको प्रोडक्ट्स की अपने आप जानकारी हो जाती है कंपनी के मैनेजमेंट के माध्यम से प्लस ट्रेनिंग के माध्यम से। सर, जानकारी की बात आपने करी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या मैन्युफैक्चरर को भी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए? इस इंडस्ट्री की जानकारी होनी ज़रूरी है अगर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इस सेक्टर के लिए? तो मैडम, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा हमारे सारे डायरेक्ट सेलर से, क्या आप अपने बच्चे को किसी एक ऐसे टीचर से पढ़वाना चाहेंगे जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं हो, कि उसको साइंस की नॉलेज ही नहीं है लेकिन आप उससे साइंस पढ़वा रहे हैं? अगर वो लोग हाँ कहते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो उनके प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा ही कोई टीचर मिलता है जिसको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी है, तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा ही सिखा के जाएगा। तो अगर ऐसा मैन्युफैक्चर आपको मिलता है जिनको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो आपकी कंपनी के लिए, आपके डायरेक्ट सेलर के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही आपको देगा। बहुत सारी कंपनीज़ ये चाहती हैं कि अगर आप हमारे लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी के लिए ना करें। क्या आपके साथ ये चैलेंज आता है? बिल्कुल आता है मैम। देखिए, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पहले यही चाहती है कि भाई एक ऐसा मैन्युफैक्चर हमको मिल जाए जो केवल हमारे लिए ही प्रोडक्ट बनाए। हमको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अकेले एक मैन्युफैक्चर को इतना बिजनेस नहीं दे पाते हैं जिसके अंदर वो ये कंडीशन रख पाएँ कि भाई ये मैन्युफैक्चर खाली हमारे लिए ही प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह के मैन्युफैक्चर आपके पास ऑर्डर्स हैं कि भाई हम ये कॉम्प्लाइंस डालना चाहते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि भाई आप केवल हमारे लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अगर इतना वॉल्यूम आपके पास है तो डेफिनेटली हम वेलकम करते हैं। कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है हमारे सारे नेटवर्कर्स को। और मेरे ख्याल से सिर्फ प्रोडक्ट ही पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट के साथ प्लान भी है, तो आपका कॉम्बिनेशन अपने आप यूनिक हो जाता है जब आपका कॉन्सेप्ट अलग है, आपके एथिक्स अलग हैं सबसे। ये 14 साल हो गए आपको मैन्युफैक्चरिंग के करियर में, तो क्या ट्रेंड आपने नोटिस किया डायरेक्ट सेलिंग में, और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए? मैं जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रोडक्ट्स को के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करें। ये लोगों की हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा टर्न लेके आते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर भी वही रिजल्ट्स आते हैं जो आयुष के प्रोडक्ट्स के अंदर लोग लेना चाहते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को भी जानते हैं और आज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग घूम रहे हैं फील्ड के अंदर, तो बिज़नेस को जो है वो रीपर्चेज बेस्ड के ऊपर ज़्यादा बनाइए, बाकायदा इसके कि वन सेल को करके हम किसी कॉन्सेप्ट को तैयार करें। बिल्कुल सर, फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, किस तरीके के प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट सेलिंग में हो सकते हैं आपको लगता है? फ्यूचर बहुत ब्राइट है मैम डायरेक्ट सेलिंग का, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक्चुअल में अभी भी इंडिया के अंदर बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आने वाला टाइम इसका बहुत अच्छा है। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बस ज़रूरत है तो कॉम्प्लाइंसेस को समझ के आगे बढ़ने की, प्रोडक्ट्स के अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बनवाने की, अच्छी पैकेजिंग मटेरियल को लेके प्रोडक्ट को बनवाने की, और एक ट्रस्ट करने की। आप किसी भी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवाएं, लेकिन उसके ऊपर फिर ट्रस्ट करके काम करें कि इनका बैकग्राउंड अच्छा है, इनके एथिक्स अच्छे हैं, तो ये हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें सर आपने बताई हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को, एंड आई एम श्योर उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कॉन्फिडेंटली वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाएंगे कस्टमर्स तक। और बहुत कुछ नॉलेज आपने आपसे ली सर, इन डेप्थ हमने समझा मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कितनी गहराई में समझना ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और प्रोडक्ट की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। तो सर थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के पॉडकास्ट हम आप तक लेकर आते रहें तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को एक नेटवर्किंग के दीवाने के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उस तक भी ये नॉलेज और पॉजिटिविटी फैले।